in this full form having its own significance meaning. Light, again we see all around us, we are having light everywhere, we can see the object with the help of light. Then the term amplification, again it's have its own significance, that we are amplifying the light. So in the amplifying form we are using here, and it's a very intense stimulated emission. A new term that we are going to discuss here, that is the basic principle of lasers. Then we have radiation. Radiation is an electromagnetic wave spectrum, है ना, सबने पढ़ा होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. Radiations, they do not require any medium to travel from one place to another place. So this is what we call radiation. So the laser is actually made up of these terms, and each and every term has its own physical significance. And here the principle on which the laser works, that is stimulated emission. So what are the properties of this laser beams? The first property is monochromatic. ओके. बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं फिजिक्स में जहां हमें मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. तो नॉर्मली जो वाइट लाइट आती है इसमें कितने कलर्स होते हैं भाई? 7. Here are Seven. 7 colors. Everyone knows about it. Okay. And even the 7 colors contains large number of wavelength. If I say red color, then red having large number of wavelength itself. So in many applications we required a monochromatic. That means single wavelength. Monochromatic का मतलब क्या हो गया? It's single wavelength. ठीक है. तो हमें सिंगल वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट होती है. कई एक्सपेरिमेंट है, यहाँ अभी जब इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा. न्यूटन रिंग का एक्सपेरिमेंट है, तो वहाँ हमें सिंगल वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है. ठीक है. डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, सिंगल वेवलेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ती है. सो फॉर ऑल दीज पर्पज वी कैन यूज दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स. So we having an experiment of helium neon laser in our physics lab. There we use helium neon laser. So that means it works as the monochromatic light source. तो समझ में आ गया मोनोक्रोमेटिक का मीनिंग? इफ एनीवन हैविंग कंफ्यूजन? ओके. द सेकंड प्रॉपर्टी, इट शुड बी इंटेंस. तुमने अगर लेजर बीम देखी होगी, लेजर बीम जिस पॉइंट पर फोकस होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है वो. ठीक है. तो लेजर बीम में सपोज मेरे रूम पे एक बल्ब लगा हुआ है, उस पूरे बल्ब की लाइट को मैं क्या कर दूं, एक पॉइंट पे क्या कर दूं, कंसंट्रेट कर दूं, तो क्या हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगी ना एकदम. नंबर ऑफ क्या होंगे तुम्हारे फोटॉन्स पर यूनिट एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे. सभी लोगों ने बचपन में बहुत खेला होगा, कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, कहीं ने घर में देखा होगा. कॉन्वेक्स लेंस को जब धूप में लेके जाते हैं तो क्या करता है, वो कागज़ को जला देता है. वाई? बिकॉज it when it is a convex lens having the property of convex, then it will convert the light at a point. That means the large number of photon that they will be concentrate on a single point. So the energy becomes more and more intense at that particular point. So we can say the laser beam is very intense light of source. ठीक है. इतना इंटेंस लाइट सोर्स है कि लेजर की हेल्प से हम बहुत थिक मेटल प्लेट्स को भी कट कर सकते हैं भाई. नॉर्मली अगर हम ट्रेडिशनल कटर्स की बात कर रहे हैं, किसी मेटल शीट को अगर कट करना है, इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम, सम टाइम इट टेक्स मोर देन अ डे, बट वी कैन डू द सेम वर्क ऑफ कटिंग इन सम मिनट्स विद द हेल्प ऑफ लेजर. सो लेजर बीम्स बहुत ही हाई एनर्जेटिक बीम्स होती हैं भाई. किसी जगह पर कोई उन मेटल्स को भी ये गला सकती हैं बिल्कुल, है ना. कई बार तुमने हॉलीवुड मूवीज़ देखी होंगी, उनमें कहीं पर बहुत हाई सिक्योरिटी सिस्टम जब होता है तो उनमें दिखाया जाता है कि इनविजिबल लाइट बीम्स है, कोई ना क्या कर जाए, अगर क्रॉस कर जाए तो दे विल कट इट डाउन. तो वो बीम्स एक्चुअल में क्या होती हैं, दे आर लेजर बीम्स इन नॉन विजिबल रेंज. तो इसका मतलब जो लेजर बीम है उसमें बहुत कम एरिया में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंसंट्रेट होती है. देन इट्स कॉलीमेटेड. कॉलीमेटेड का मतलब क्या है, जब आप लेजर बीम को देखोगे, लेजर बीम में डाइवर्जेंस नहीं होता भाई. ठीक है. लेजर बीम सीधे एक पाथ में ही आगे बढ़ते चले जाती हैं. सपोज कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, इसी में ये आगे की तरफ बढ़ती हैं. अगर नॉर्मल लाइट सोर्स होता तो ये बीम इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती. ठीक है. तो इसमें डाइवर्ज नहीं होती. दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेजर. सो द लेजर बीम्स विल बी कॉलीमेटेड. कॉलीमेटेड मीन्स एक ही स्ट्रेट, जिस बीम का जो रेडियस है उसी के अलोंग आगे मूव करना. सपोज जैसे पाइप है, पाइप के अंदर जब तक वाटर है इट्स कॉलीमेटेड. ठीक है. उसी पाइप के अंदर वैसे ही जाएगा, लेकिन जैसे ही कहीं ओपनिंग से निकलेगा देन इट विल डाइवर्ज. ओके. सो कॉलीमेटेड
कॉलिमेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लेजर बीम। एंड यूनिडायरेक्शनल, कॉलिमेटेड तो है ही, डाइवर्ज नहीं हो रही, और दूसरी एक और बात होती है यूनिडायरेक्शनल होती है। ऐसा नहीं है कि लाइट बीम ऐसे गई कहीं से बिल्कुल बैंड हो गई अपने आप, ये वैसे भी बेसिक प्रॉपर्टी लाइट की नहीं है। तो क्या है आपका, जब भी लेजर्स की बात आती है तो लेजर्स की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर की नहीं होती। जबकि नॉर्मल लाइट सोर्स होगा तो नॉर्मल लाइट सोर्स में लाइट क्या कर जाएंगी, डाइवर्ज कर जाएंगी, और वो यूनी डायरेक्शनल नहीं होती, वो हर डायरेक्शन में आपका क्या करती है, मूव करती है ना। घर में जब आप बल्ब ऑन करोगे तो लाइट क्या होगी, सब जगह स्प्रेड आउट होगी। भले ही वो लाइट सोर्स ज़्यादा इंटेंस है या कम, मतलब लाइट सोर्स जो ज़्यादा लाइट एमिट कर रहा है या कम लाइट, लेकिन लेजर अगर आप देखो, आप कभी जाओगे कहीं, आजकल हम लोग प्रेजेंटेशंस में यूज करते हैं, जब आप बुक्स की शॉप में जाओगे तो वहाँ भी लेजर्स वो लोग बेचते हैं, है ना, छोटे 50 रुपीज़ में सिंपल सा लेजर आ जाता है। तो उसकी बीम हम देखते हैं बहुत दूर तक वो पहुँचती है ना, समटाइम इट कैन ट्रेवल मोर देन अ किलोमीटर। लेकिन इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक लेवल पे इतने ज़बरदस्त इंटेंसिटी के लेजर्स आज के डेट में है कि इवन द लेजर बीम कैन रीच अप टू द मून। ठीक है, इतने हाई पावर के लेजर्स भी क्रिएट किए जा चुके हैं। एंड हाईली कोहेरेंट, कोई बताएगा मुझे कोहेरेंट का मीनिंग क्या होता है भाई, एनीवन? यश चौधरी इज देयर, यश चौधरी, आ रही है आवाज? जिनका फेज डिफरेंस जीरो, हाँ यश। फेज या पार्ट डिफरेंस जीरो। हाँ गुड, ये किसने बताया, तुषार ने। So the light beams having zero or constant phase difference, है ना। सपोज जो लाइट बीम्स हैं, इस तरीके से एक ये गई आपकी वेव, दूसरी वेव भी इसी तरीके से आई, तो ईच एंड एवरी पॉइंट में इनकी फेज क्या होगी, सेम फेज में होंगे। तो इनका या तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा या जीरो होगा, देन इट विल कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। अगर इस तरह की कंडीशन बने कि ये तो इस तरीके से था, लेकिन दूसरी बीम आपकी ऐसे आ जाए, देखो यहाँ पर इसका मैक्सिमा था, इसका मिनिमा, ठीक, ये तो क्या, और दूसरा क्या होगा, फिर आगे गए हम, लाइट बीम इस तरीके से हो गई, तो फेज इनकी क्या होगी, कांस्टेंट नहीं रहनी, इनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, लाइट के बीच, दो वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो क्लियर हो गया। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम्स, that it should be monochromatic, intense, collimated, unidirectional, सर आवाज बहुत धीमा high, है आपकी। having very high degree of सर coherent। आवाज नहीं आ रही। अब ठीक है, यस सर, इट्स अ ठीक हो वेरी जाती है बाद में, फिर हाई लो हो डिग्री ऑफ जाती है। कोहेरेंसी। ठीक है, तो जो कोहेरेंसी है, इट शुड बी देयर, लाइट मोनोक्रोमेटिसिटी शुड बी देयर, इट शुड बी यूनिडायरेक्शनल, देन दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम्स। ये क्लियर हुआ सभी को? ओके, so we will move to the next slide. Okay, what is the basic difference between the ordinary light and लेजर लाइट? अभी हमने डिस्कस किया था इस चीज़ को, तो अब हम दोबारा से एक बार इसे देखते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या इनके बीच का डिफरेंस है। सो द लाइट एमिटेड इज नॉट मोनोक्रोमेटिक। ऑर्डिनरी लाइट मैंने आपको बताया था, जो भी लाइट हमारे पास है उस लाइट में क्या होता है, वी हैविंग नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इज देयर, ओके, लार्ज नंबर ऑफ, इट्स विबग्योर। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्डिनरी लाइट में वेवलेंथ के। बट इन लेजर लाइट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दे आर हाईली मोनोक्रोमेटिक। ये क्या होता है, हाईली मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। यानी अगर हमें सिंगल वेवलेंथ के लाइट की रिक्वायरमेंट है, देन वी कैन यूज लेजर इन दोज वर्क्स। लाइट इज नॉट इंटेंस एंड ब्राइट। ठीक, जो आपके ऑर्डिनरी लाइट सोर्स हैं उनमें अगर नॉर्मल बल्ब हमारे रूम पे या ट्यूबलाइट्स है, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होते भाई, इतने इंटेंस नहीं होते। लेकिन अगर लेजर बीम्स की बात करें, अगर लेजर बीम्स के आगे हम अपनी आंखों को लेके जाएं तो दे आर टू ब्राइट, समटाइम्स इट मे डैमेज योर आईज। तो इसलिए कहीं भी लेजर्स अगर कहीं पर हैं तो उनके आगे आंखें नहीं ले जानी है। ठीक है, वो दे विल डैमेज, डेफिनेटली दे विल डैमेज, बिकॉज दे हैविंग वेरी इंटेंस लाइट बीम, एंड दैट इज दैट मच ऑफ इंटेंस दैट इट कैन डैमेज योर आइज। ये हम बात कर रहे हैं जो हम नॉर्मल लेजर्स की। और हाई इंटेंस लेजर में तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, उनमें तो वर्किंग में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
लाइट इज एमिटेड इन ऑल डायरेक्शन। ऑर्डिनरी लाइट में मैंने आपको बताया, सपोज मेरे पास बल्ब है, देन इट विल एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस। ओके, so this is the property of ordinary light, but in laser beams it will emit light in only single direction, and it will be highly intense. Then the light does not have high degree of coherence। ठीक है, नॉर्मल लाइट सोर्स में कोहेरेंसी का फिनोमिना नहीं होता भाई, इसलिए टू इंडिविजुअल लाइट सोर्स कहीं भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो पाते। ऑर्डिनरी लाइट के केस में सिंगल लाइट सोर्स से ही हमें क्या बनाने पड़ता है, कोहेरेंट सोर्स। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तुम लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. YDSC, sir. उसमें यही तो करते हैं ना। क्या करते थे, एक लाइट सोर्स, यहाँ से लाइट बीम निकलती थी, ये एस सोर्स होता था, इसके आगे क्या रखते थे, डबल स्लिट, Double slit. है ना। फिर ये दो इंडिविजुअल लाइट सोर्स की तरह वर्क करते थे। तो इसके इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि दो अलग अलग लाइट सोर्स लूंगा तो उनमें कहीं भी कोहेरेंसी की प्रॉपर्टी नहीं होती थी, जबकि सिंगल सोर्स की लाइट्स को ही हमें दो सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता था। जबकि लेजर बीम्स में क्या होता है, इनमें हाई डिग्री ऑफ क्या होती है, कोहेरेंसी होती है। सो वी कैन यूज लेजर इजीली फॉर टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेज। द कोहेरेंस टाइम इज नॉट हायर। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, कोहेरेंस टाइम क्या होता है, दैट मीन्स जो वेव है कितने टाइम तक उनके बीच में कोहेरेंसी है। सपोज ये बीम थी इस तरीके से, एक दूसरी बीम थी इस तरीके से, यहाँ तक तो ये दोनों कोहेरेंस रही, ए पॉइंट और बी पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन जैसे हम इसके आगे गए, इनमें डैम्पिंग सी स्टार्ट हो गई, इसके बाद ये कोहेरेंट नहीं रही, ठीक है। तो यानी ये जो टाइम है जहाँ तक ये कोहेरेंस रहे, इसको बोलते हैं कोहेरेंस टाइम। अगर ये कोहेरेंस टाइम ज़्यादा नहीं है तो कोहेरेंस लेंथ भी क्या होगी आपकी, ज़्यादा नहीं होगी। कोहेरेंस लेंथ मैंने सपोज बोला कि एल है और कोहेरेंस टाइम टाउ है, तो फॉर दिस टाउ द कोहेरेंस लेंथ विल बी एल। ये एल स्मॉल होगी। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, लेजर्स की, देन दे विल बी कोहेरेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक, कोहेरेंट क्या होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस तक। इस तरीके से मैंने कहा दे विल बी कोहेरेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। तो जितनी ज़्यादा कोहेरेंस की लेंथ होगी उतना ही कोहेरेंस का टाइम भी ज़्यादा होगा। तो एक नया पॉइंट तुम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक कई को पता था इसके बारे में, इंटेंस एंड ब्राइट अधिकतर को ये भी पता है, यूनी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल ये भी पता है, देन कोहेरेंसी का भी कॉन्सेप्ट पता था। लेकिन जो कोहेरेंस टाइम है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि जो लेजर लाइट्स होती हैं दे हैविंग हाई कोहेरेंस टाइम एज कंपेयर टू the ordinary light source. So these are the basic difference between the ordinary light and laser light. And if we talk about from the application point of view, then these difference are having large number of points. बहुत सारे points में हम इन differences को explain कर सकते हैं। Okay, so now we are moving to our next slide. नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। देखो लेजर जो होता है इट्स एटॉमिक लेवल फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना है, इट्स एटॉमिक लेवल फिनोमिना। हम यहाँ पर देखो क्यों यहाँ पर जो न्यूटोनियन फिजिक्स है वो फेल होती है, कि एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स पे न्यूटोनियन फिजिक्स वर्क नहीं करती है, वहाँ वर्क करती है क्वांटम फिजिक्स। आवाज बहुत लो आ रही है। हाँ, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। पढ़ा तुमने क्वांटाइजेशन का क्या मीनिंग होता है, एनीवन? Fixed. Sir, fixed होता है. फिक्स, दैट इज डिस्क्रीटनेस। सपोज ये है हमारे पास एनर्जी लेवल्स है, मैं बनाता हूँ जैसे इसमें इसमें ही बनाया हुआ है हमने। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और ये मेरे पास एनर्जी किसकी होती, एटम की, तो क्लासिकल फिजिक्स इस तरह का कर्व बनाती है। कोई भी एनर्जी एटम की क्या हो सकती थी, हो सकती थी, इट इज पॉसिबल every range of energy or every point maybe we can consider of this curve as a energy। बट अगर हम बात करें किसमें, एटॉमिक लेवल पे, क्वांटम फिजिक्स, तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, आपका एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होता है भाई, n1 n2 n3, इसी तरीके से n4 n5 तक हम पहुंचेंगे। लार्ज नंबर ऑफ क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स। या तो एटम इस एनर्जी लेवल पे होगा या इस पे होगा n2, या आपका n2 पे n3 पे होगा, n4 पे, इसी तरीके से ये हो सकता है। जबकि क्वांटम फिजिक्स क्लासिकल क्या कहती थी, ये यहाँ भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। तो ईच
and any random value of energy is possible in classical physics, but in quantum physics it is defined. That means the energy levels are discrete, either it may be n1, maybe n2 or n3. तो ये बेसिक डिफरेंस था, इसी के बेस पे फिर बोर्स मॉडल आया था तुम्हारा, है ना। बोर्स मॉडल क्या क्वांटम फिजिक्स ही है भाई, ये तो बोला था बोर्स ने। बोर्स ने क्या कहा था कि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ कोई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते डिवॉल्व कर। हैं, है ना। उससे पहले तो एटम को समझ ही नहीं पाए थे, रदरफोर्ड ने बताया था इससे पहले कि ये प्लस न्यूक्लियाई होता है, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नहीं बता, एटम नहीं बता पाया था। और उससे पहले फ्रैंकलिन और जे थॉमसन ने भी इसके ऊपर वर्क करा, बट दे ओनली गिवन द नेम इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। देन रदरफोर्ड he explained that the positive charge is concentrated at very small point, that is what he called nucleus, and he told that rest of the area that is empty, okay, and the electrons are revolving around it. But according to his model the atom was unstable. Then the Bohr's model was there in 1913, and it explained the stability of atom. That means discreteness, k l m, या तो इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा, के में या एल में या एम में, इनके बीच की कोई स्टेट पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका यही है आपका क्वांटम फिजिक्स। दैट मीन जो एनर्जी लेवल्स हैं वो डिस्क्रीट होंगे, ओके, they will have some definite values, they do not have any random values. So the energies was given by Planck in 1900, that was nh nu। ठीक है, बहुत फेमस इक्वेशन है 1900 में। इस प्लैंक रेडिएशन फार्मूला हम पढ़ेंगे जब हम क्वांटम फिजिक्स, जब हमारा नेक्स्ट यूनिट जब स्टार्ट होगी तब हम देखेंगे। अभी जो हम लेजर्स पढ़ रहे हैं इसका फाइबर ऑप्टिक्स हम पढ़ेंगे, दे आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है, इसका मतलब अभी हम कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न ऑप्टिक्स, और उसका जो चैप्टर 1 है दैट इज लेजर्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लेजर क्या है भाई, सपोज मेरे पास दो लेवल थे E1 और E2, ठीक है, और इनमें नंबर ऑफ एटम्स कितने, N1 और N2। अब क्या होता है आपका एक, यहाँ पर देखो ये दिखाया हुआ है जो रेड से मैं इसको इंसर्कल कर रहा हूँ, एक एटम कहाँ है आपका, ग्राउंड स्टेट N1 में। तभी एक फोटोन इंसिडेंट होता है, इस फोटोन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो एटम हमारा ग्राउंड स्टेट पे है, और ये कहाँ राइज हो जाएगा आपका एक्साइटेड स्टेट में। ये देखो इधर, इसका तो क्या हुआ था, ये जो फोटोन था, ठीक, दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, इस फोटोन को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, इस एटम ने, और इसको ये एनर्जी मिली, और ये कहाँ पहुंच गया आपका एनर्जी स्टेट E2 में। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है वो किसकी वजह से होता है तुम्हारा, दैट इज व्हेन एनी फोटोन इंसिडेंट ऑन द एटम एट ग्राउंड स्टेट। यानी एब्जॉर्प्शन क्या, आप किसी भी तरीके से एनर्जी दो ग्राउंड स्टेट के एटम को, ठीक है, ये जो एटम है इस एटम को किसी भी तरीके से एनर्जी देके कहाँ पहुंचाना, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर हमने फोटोन बोला ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल फोटोन की वजह से ही हम दे सकते हैं, इट में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकती है। अब जैसे घरों में जो हम बल्ब यूज करते हैं उनमें कौन सी एनर्जी होती है जो हम देते हैं बल्ब में, जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, आपका ऑप्टिकल एनर्जी में। ठीक, इसी तरीके से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप ऑप्टिकल एनर्जी को फिर किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किसी मटेरियल को बार बार हम जब हीट करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, तो इन दैट केस वी आर जस्ट converting our mechanical energy into radiations. So absorption of radiation, it requires any external photon that will be absorbed by the atom at the ground level, and it will raise to the excited state E2, and this phenomena is called एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और जो एक्साइटेड स्टेट होती है इसका लाइफ टाइम कितना होता है, 10⁻⁻8 सेकेंड। यानी जो आपका एटम है इस एक्साइटेड स्टेट में कितने टाइम तक रहेगा, 10⁻⁸ सेकेंड तक। ठीक है, सही है बच्चों, यस यस चलो ठीक है। यस सर। अब इसके बाद हम लोग क्विज करेंगे, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से हटा रहा हूँ,
तुम लोग सभी लोग अपने टाइम लाइन में पहुंचो, स्ट्रीम लाइन में। स्ट्रीम लाइन में तुम्हें क्या दिखाई देगा, तुम्हारा जो भी हमारा जो क्विज है, क्विज 1 और 2, इसका लिमिटेड टाइम है, तुम लोग को वो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रीम लाइन में पहुंचो, मैं शेयर कर रहा हूँ। पहले हम क्विज 1 करेंगे अटेम्प्ट, और उसके बाद क्विज 2। तो 5 मिनट का टाइम दूंगा मैं तुम्हें इसे अटेम्प्ट करने के लिए। 5 नहीं, 2 मिनट, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। तो इसे फटाफट से तुम करो अटेम्प्ट, सभी लोग करना भाई। जो नहीं करेगा इसका मतलब वो है नहीं, खाली लॉग इन करके चला गया। सर आपने असाइन कर दिया है? हाँ बेटे, बस असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ गया होगा, देख चेक कर लेना अपनी स्ट्रीम लाइन, ठीक है। और क्विज 2 भी मैं कर दे रहा हूँ असाइन, इसको भी तुम लोग करो। पहुँच गया क्विज 1? सभी लोग इसको अटेम्प्ट करो बेटा। क्विज 2 भी मैंने असाइन कर दिया है, ठीक है। तुम लोग अपनी स्ट्रीम लाइन में जाके देखो, ये तुम्हें उधर दिखाई देगा। सो यू जस्ट हैविंग टाइम अप टू 4 6 5 मिनट इज देयर। सबमिट करो सभी लोग। सर ये नोट सेंड कर देना। ठीक है बेटे, हो जाएंगे, ठीक है। इनको कर दूंगा नोट पहले, सेंड। तुम लोग इनके अलावा भी अपना पढ़ते रहना, ठीक है। यू हैविंग लॉट ऑफ सोर्सेज नाउ डेज, ऑल ऑफ यू हैविंग लॉट ऑफ सोर्सेज। गूगल इज देयर, दैट मीन्स यू हैव, यू नो, ये आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है। तो रिलेटेड यू कैन सी द वीडियोज इन यूट्यूब, ओके, जस्ट जनरली फॉर योर नॉलेज। ऐसे ये तो हम देंगे ही अपने नोट्स जो तुम्हें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ओके। ऐसे ही बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बड़े अच्छे अच्छे से वीडियोज जिसमें तुम्हें बहुत क्लियरली समझ आएगा, ओके। We having 3D videos also, 3D diagrams where we can understand the basic working and concept of lasers. So we are all, in the sea of knowledge. हमारे चारों तरफ है, बस हमें नेट ऑन करना होता है, then all the knowledge will be there. तो पहले टर्न इन हो चुका है, 24 ने टर्न इन कर लिया क्विज 1 में, और क्विज 2। क्विज 2 में भी 21 टर्न इन स्टिल। सम ऑफ यू, अक्षत, दिग्विजय, प्रिया, सौम्या, yes. Okay, so most of you have attempted this one, submitted, so rest do it quickly. Now I'm again sharing my screen. किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक जो करा? कोई क्वेश्चन है तो यस यू सर, कैन आस्क क्लियर मी। है। क्लियर है अभी तक? ओके। यस सर। यस।
स्क्रीन आ गई मेरी, विजिबल हो गई? Yes, sir. Yes, ओके, sir. so absorption of radiation क्या था? That means when a photon or any, by any mean we just transfer energy or we give energy to a atom at a ground state, then it will absorb the energy and will raise to excited state. Okay, that is what we called absorption of radiation. And what is the lifetime of this excited state? It's 10 power minus 8 10 second. की पावर माइनस 8। ठीक है, याद रखना, इट्स 10 पावर माइनस 8 सेकेंड। सो इसका मतलब एक सेकेंड में मिलियंस ऑफ ट्रांजिशंस हो सकते हैं भाई। तो 10 पावर माइनस 8 सेकेंड इज एक्सट्रीमली स्मॉल लाइफ टाइम। ओके, इट्स वन मिलियंथ ऑफ और 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। तो फॉर us it's a very small lifetime, but for atom is a normal lifetime for a excited state. Next, so here we have this mathematical expression for energy. So as we know, दो एनर्जी लेवल्स थे, एक था E1, दूसरा था E2। तो जो फोटोन था उसकी एनर्जी क्या थी? इट वाज E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H टू माइनस E1। तो यहाँ से जो न्यू आता है ये क्या होता है? E2 माइनस E1 ओवर H। अच्छा, H क्या होता है भाई इसमें? प्लैंक्स कांस्टेंट। Planck प्लैंक constant. कांस्टेंट। ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 6.6 जूल माइनस 34 जूल सेकेंड। जूल सेकंड। हाँ, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। और ये भी कहा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन जो पॉसिबल हो सकती है इन नेचर, दैट इज द प्लैंक कांस्टेंट। नथिंग कैन बी इवन स्मॉलर देन दिस डायमेंशन। बट अगेन माइनस 34 इट्स अ वेरी स्मॉल वैल्यू। तो अभी फिलहाल हमने इनके इस पर कोई बात नहीं करनी। we just taking it as a constant and we are going to solve the numericals. So now our concern is that the energy levels we having, that is excited energy levels, they have the lifetime of 10 power minus 8 second, and the process by which the atom raised from ground state to excited state is called absorption of radiation. So this is the mathematical expression, very simple one, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। This process is called stimulated absorption of radiation. So here we have a word stimulated. Stimulated का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? Stimulated, what is the meaning of stimulated? Stimulated का मीनिंग होता है फोर्सफुली। ठीक है, किसी को कोई चीज करवाना, इंड्यूस्ड, है ना? इंड्यूस्ड पढ़ा तुमने? इंड्यूस्ड कहीं पर पढ़ा? इंड्यूस्ड वर्ड एनीवन? फिजिक्स में पढ़ा। हाँ, Yes. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज लॉ, याद आया कुछ? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से EMF क्रिएट होता है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, उसे क्या बोलते थे? इंड्यूस्ड करंट। ओके, सो दैट वाज Yes, sir. इंड्यूस्ड ड्यू टू अदर। हियर आल्सो द दिस आउटर एट photon is inducing here, this one, this photon। देखो यहाँ तो ये आराम से बैठा हुआ था ना अपने जगह पे, जब तक इसने इसे धक्का देके ऊपर नहीं पहुंचा। ये गया क्या ऊपर? नहीं गया। तो इसने क्या करा? इसे इंड्यूस करा, इसने अपनी सारी एनर्जी से दे दी। होता ना कई बार, तो सीट को लेकर लड़ाई होती है, क्लास में बैठते थे। अभी तो फिलहाल ऑनलाइन क्लास, तो तुम लोग ये चीज़ अभी फील नहीं कर पाओगे। वेन एवर द कॉलेज विल ओपन यू विल कम। तो कई बार क्या होता, सीट को लेके, स्कूल में तुम लोग का रहा होगा, सीट को लेकर लड़ाई, है ना? अब उसमें जो ज़्यादा फोर्स लगा के हटा देता था वो सीट पे बैठ जाता था। तो यहाँ पर भी क्या था? सो वट वॉज द कॉज देयर टू शिफ्ट द अदर वन? दैट वॉज द फोर्स और एनर्जी वी हैव ट्रांसफर्ड टू हिम by any mean. Here we are doing the same. We have just given the energy to this atom and it is raised to the excited state. अगर इसे एनर्जी मिलेगी ही नहीं, है कहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा? है ना? तुम लोग को मैंने बोल दिया भैया 100 मंजिला की इमारत पे चढ़ना है और कुछ 10 दिन तक खाना नहीं दिया कुछ भी। कोई कोशिश भी करना चाहेगा तो 1 या 2 मंजिले से ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और 99% तो कोशिश ही नहीं करेंगे, क्योंकि भैया 10 दिन से खाए नहीं तो एनर्जी कुछ नहीं होनी, तो हिल भी नहीं पाएगा। तो सेम थिंग इज एयर, जब इसके पास एनर्जी नहीं होगी ऊपर पहुंचेगा कैसे? तो इसे एनर्जी हमने एक्सटर्नल सोर्स से दी, तो जब ये एनर्जी इसे मिली तो ये ऊपर गया। सो दैट मीन्स वी हैव इंड्यूस्ड दिस एटम विद एक्सटर्नल फोटोन। सो दिस इंड्यूस
this induced word we are using here as stimulated. हम यहाँ पर उस induced word को क्या बोल रहे हैं? stimulated. यानी हमने क्या करा? स्टिमुलेट करा किसे? एटम को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने। समझ में आया सभी लोग के क्या एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है? दैट Yes. इज टू Yes, sir. raise the atom from ground state to excited state by giving it energy. It may be optical energy, electrical, mechanical, chemical, any energy may be there. But what we need some energy to raise the atom from ground state to excited state, and we called it stimulated absorption or simply absorption of radiation. ओके सो अब यहाँ पर एक और टर्म हमारी आई है नहीं, अब हम देखते हैं इससे क्या चीज़ है। सो therefore an atom in a ground state E1 absorb the incident energy H nu and goes to excited state to higher energy level। सभी को पता है दो एनर्जी स्टेट्स हैं। एटम आपका कब आ जाएगा? जब हम कोई फोटोन H nu एनर्जी का इसके ऊपर क्या करेंगे? इंसिडेंट करेंगे, तभी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टिमुलेटेड एमिशन, ये भी हमें पता लग चुका है। अब जो नई बात यहाँ आने वाली है, द रेट ऑफ ऑब्जर्प्शन और रेट ऑफ ट्रांजिशन 1 to 2 इज प्रोपोर्शनल टू N1 एंड ऑल्सो द एनर्जी यूनिट। अब देखो भाई, इस एटम को मुझे ऊपर पहुंचाना है, तो मैंने H nu एनर्जी दी। अब मैंने केवल एक फोटोन दिया और यहाँ पर थे तुम्हारे दो फोटोन, तीन, मैंने सपोज का तीन फोटोन है। मैंने अगर केवल H nu एनर्जी का एक फोटोन दिया तो कितने एटम्स जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में? एक ही जा पाएगा, यही होगा ना? Yes, अब मैंने sir. दो को पहुंचाना है, दूसरा फोटोन देना पड़ेगा। तीन को पहुंचाना है, तीसरा देना पड़ेगा। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाऊंगा, क्योंकि देखो नॉर्मल लेवल पे तो बिलियंस ऑफ एटम्स होंगे ग्राउंड स्टेट पर। मैंने अगर रेडिएशन में कुछ ही आपके फोटोन्स दिए तो उतने ही, जितने नंबर ऑफ फोटोन्स दूंगा उतने ही आपके एटम्स ऊपर जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाता चला जाऊंगा, यानी मैंने एनर्जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर नई टर्म यूज होती है एनर्जी डेंसिटी, यू न्यू से डिनोट करता है। ठीक है, यू न्यू क्या होती है? इट्स एनर्जी डेंसिटी, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना मैं नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाऊंगा उतना ही रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा, यही होगा ना? एक फोटोन दूंगा तो एक ही एटम जाएगा, दो दिया तो दो जाएंगे, 10 दे दिए तो 10 के 10 चले जाएंगे। तो दैट मीन्स द हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने का रेट है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो जो P12 होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? तुम्हारा यू न्यू के। P12 क्या है यहाँ पर? Number of proton. हाँ, P12 इट्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। क्या है ये? इट्स ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट 1 to 2। अगर 1 2 लिखा हुआ है तो कहाँ से जा रहे हैं? 1 स्टेट से हम 2 में जा रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 1 लिखा है तो 2 से किस में आ रहा है? 1 में, याद रखना। ठीक है, अगर P21 लिख दिया तो मीनिंग चेंज हो जाता है भाई। P2 का 1 का मतलब है 2 से 1 में आना वापस। तो यहाँ पर 1 2 अगर हम यूज कर रहे हैं तो 1 2 का मतलब है एटम कहाँ से जा रहा है? ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ। तो इसका होता है एब्जॉर्प्शन होना। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे तो P12 किस पे डिपेंड करेगा? एनर्जी डेंसिटी यू न्यू। तो यह नया नोटेशन है, तुम्हें ध्यान रखना है। यू न्यू किसको दिखाता है? एनर्जी डेंसिटी, दैट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मैंने बोला कि मैंने 10 फोटोन दे दिए, खूब सारे फोटोन दे दिए, लेकिन एटम दो ही हैं इधर, खूब सारे फोटोन दे दिए, कितने एटम पहुंचेंगे? दो। दो ही पहुंचेंगे भाई, बाकी फोटोन निकल जाएंगे आगे। अब मैंने क्या करा, इधर नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दिए, अब मैंने 4 कर दिए, अब ये 4 के 4 को एब्जॉर्ब कर देंगे। तो इस तरीके से, यानी जो आपकी 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है वो नंबर ऑफ एटम्स पे भी डिपेंड करती है ग्राउंड स्टेट के। यानी P12 ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी 1 से 2 पे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो भी बढ़ेगी, और नंबर ऑफ आपके एटम्स बढ़ेंगे ग्राउंड स्टेट में तो भी बढ़ेगी। तो यानी दोनों पे ही डिपेंड करती है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। तो यानी P12 कंबाइंडली अगर मैं बात करूं किस पे डिपेंड करता है? इट्स यू न्यू N1। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो नया कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोला हमने? B12। ठीक है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया हमने तो नया कांस्टेंट आया, ये क्या है? B12। B12 को बोलते हैं आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर भी 1 2 यूज हुआ भाई, अगर 2 1 होता तो मीनिंग चेंज हो जाता है, इसलिए याद रखना। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं जब डेरिवेशन करते हैं,
और जब हम फिजिक्स की बात करें तो तुम्हें बहुत बड़े बड़े डेरिवेशंस मिलने वाले हैं भाई आने वाले टाइम पे। अभी तो फिलहाल जो यूनिट्स हैं ये थियोरेटिकल में ज़्यादा है पार्ट, मैथमेटिकल कम है, लेकिन कई यूनिट्स ऐसी हैं जहाँ पूरा मैथमेटिकल रहेगा। तो यहाँ भी एक डेरिवेशन आएगा जिसमें हमें याद रखना है कि जो 1 2 को 2 1 से रिप्लेस नहीं करोगे। जहाँ B12 है वहाँ B12 लिखना है, जहाँ 2 1 होगा वहाँ 2 1। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अगर एटम्स जाते हैं तो वो क्या होता है, किस पे डिपेंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट में है और कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इस पे इंसिडेंट हो रहा है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड the total transition probability from ground state to excited state, and B12 is known as Einstein coefficient of absorption. चलो एब्जॉर्प्शन तो हो गया, लेकिन कब तक एटम इस एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, ये एटम कितने टाइम तक रहेगा, मैंने क्या क्या था इस एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम, 10⁻⁸ 8. सेकेंड। 8। अब ये -8 सेकेंड तक यहाँ रहेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में। ये देखो, और जब भी कोई एटम अपनी एक्साइटेड स्टेट से किसी भी लोअर स्टेट में आएगा तो उन दोनों स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के बराबर क्या रिलीज करता है, फोटोन। यहाँ पर E2 माइनस E1 के इक्वल की एनर्जी ये रिलीज करेगा, और ये कितना होगा, H न्यू। और सपोज करता हूँ मैं, अगर मेरे पास 3 एनर्जी लेवल हैं, ठीक है, 1 2 और 3, तो E3 से कहाँ आता है, अगर E2 में, तो जो एनर्जी, जो फोटोन रिलीज होता है एनर्जी का, वो कितना होता है, E3 माइनस E2, और उसका हम एच न्यू डैश लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास क्या है, कोई भी फोटोन की एनर्जी कितनी होगी वो डिपेंड करेगी कौन से लेवल से किस लेवल पे आपका ट्रांजिशन हो रहा है। जो उन लेवल एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस होगा वही क्या होगा, उस फोटोन की एनर्जी। तो ये समझ में आया क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस क्यों बोला हमने इसे, क्योंकि अब किसी फोटोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी वही इधर, ठीक है, किसी फोटोन की रिक्वायरमेंट में नहीं पड़ी, क्योंकि 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये अपने आप ही कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में, हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। और इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होता है हमारा, एक्साइटेड स्टेट जिसका 10⁻⁸ सेकंड का क्या हो, लाइफ टाइम। ठीक, द स्पॉन्टेनियस एमिशन इज रैंडम इन कैरेक्टर, देयरफॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन इज इनकोहेरेंट। तो इसका होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन हमेशा क्या होता है, इनकोहेरेंट, यानी जो हमारे पास घरों में लाइट जो भी हम देखते हैं वो क्या होती है, इनकोहेरेंट। ठीक है, इट्स हैविंग अ नॉन कोहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि जो भी हमारे पास फोटोन हमें दिखाई दे रहा है, ट्यूबलाइट अभी जो जल रही है घरों में, या जो हम कहीं पर भी लाइट देखना है, so it having a non-coherent characteristic nature. The rate of fall of electron E2 to ground state is proportional to the number of electrons. अब इस केस में देखो, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में आएगा तो अब हम नोटेशन यूज करेंगे P21। ये P21 किसके प्रोपोर्शनल होगा, P21 प्रोपोर्शनल होता आपका केवल N2 के। ठीक है, यहाँ N2 था, यहाँ क्या था, N1 था। इसमें 2 एटम है तो 2 ग्राउंड में आएंगे, 3 है तो 3 है। क्या इस बार ये एनर्जी पे डिपेंड करेगा, क्या हमने कोई एक्सटर्नल फोटोन इसमें दिया, नो सर। कोई एक्सटर्नल फोटोन नहीं दिया। तो ये जो P21 स्पॉन्टेनियस है ना, ये तुम्हारा केवल और केवल नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करेगा, वो एक्साइटेड स्टेट में कितना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये देखो, P21, केवल P21 किस पे डिपेंड करा, N2 पे। ठीक, अब यूनियन नहीं आया, जब मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या हुआ, P21 इक्वल्स टू क्या आ गया, N2A2। तो अब जो ये A21 आया, अगेन इट्स अ कोफिशिएंट, इट इज कॉल्ड आइंस्टाइन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इसका नाम है, ये सभी आइंस्टाइन कोफिशिएंट है भाई। जो स्टिमुलेटेड एमिशन का कॉन्सेप्ट है आइंस्टाइन ने ही दिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों सभी के। Yes, sir. चलो, अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इट्स स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, अब इसके लिए भाई नई कंडीशन आती है।
अब जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में, ये अपने आप ग्राउंड स्टेट में नहीं आता। इसके लिए क्या होता है, एक एडिशनल फोटोन बाहर से देता है। ठीक, ये एडिशनल फोटोन क्या करता है, इसके फील्ड से इंटरेक्ट करता है, इसके फील्ड से इस एटम के। ये एटम अपना रेस्ट पे है एक्साइटेड स्टेट पे, इसका अपना एक फील्ड है। इस फील्ड को ये फोटोन क्या करता है, डिस्टर्ब करता है, और ये एटम कहाँ आ जाता है, आपका ग्राउंड स्टेट। और सेम एनर्जी, ये जो एच न्यू है, इसी एनर्जी का क्या होती है, E2 माइनस E1, यानी एच न्यू एनर्जी का फोटोन आया, इसने इसके फील्ड को क्या कर दिया, डिस्टर्ब, और ये क्या हो गया, आपका ग्राउंड स्टेट में आ गया। पहले से ये फोटोन तो अपने रास्ते पे आके बढ़ ही रहा था, एक और नया फोटोन आया। क्यों, क्योंकि एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आया, ग्राउंड स्टेट पे। तो फाइनली वी हैविंग एन एटम इन आउटपुट। ठीक है, एट द आउटपुट वी हैव टू फोटॉन विच हैविंग सेम डायरेक्शन। अब ये जो दो फोटोन क्रिएट हुए ना, इनकी डायरेक्शन सेम होती है भाई, हर तरीके से। दे हैविंग सेम वेवलेंथ, दे हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है। अब ये दो क्या करते हैं, नेक्स्ट टू को, अब फिर और दो एटम्स हैं, इन दो को ग्राउंड स्टेट पर लेकर आएंगे ये दो। अब कितने हो जाएंगे, 4। अब ये 4 क्या करते हैं, नेक्स्ट 4 को लेकर आते हैं, कितने हो जाएंगे, 8। तो ये प्रोसेस से क्या होता है, कंटिन्यूसली फोटोन रिलीज होते हैं, क्योंकि जो नए फोटोन क्रिएट होंगे वो अगले दो एटम्स को क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, फिर से कुछ और फोटोन रिलीज होंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाएगी, और विद इन अ सेकेंड वी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स एट द आउटपुट। बहुत ही लार्ज स्केल में फोटॉन्स क्रिएट होते हैं भाई इसका। ठीक है, तो ये प्रोसेस अल्ट्रा फास्ट होती है जब आपका फर्स्ट ट्रांजिशन स्टार्ट होता है उसके बाद। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये जो एटम होता है ना, अपने ऑलरेडी एक नई स्टेट में होता है, जिसका लाइफ टाइम 10⁻³ सेकेंड होता है। इसको बोलते हैं मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम है ये बहुत ही क्या होता है, कम होता है, नहीं लार्ज होता है, कम नहीं, इट्स लार्ज एज कंपेयर टू द एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम कितना था, 10⁻⁸ सेकेंड, और इसका क्या हो गया, 10⁻³ सेकेंड। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका जो लाइफ टाइम है इट इज एक्सट्रीमली लार्ज, 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है ये, बहुत लाइफ टाइम भाई लार्ज हो गया। अब तुम्हें कैसे समझ में आएगा, सपोज मैंने कहा तुम्हारी 1 आवर की क्लास थी, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट, उसका लाइफ टाइम कितना था, 10⁻⁸। मैंने सपोज कर दिया कितना था, 1 आवर की क्लास थी। अब मैंने कहा नहीं भाई, हम पढ़ेंगे मेटास्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंग, और मैंने क्या बोल दिया कि तुम्हारी क्लास अब कितनी हो गई, 10⁵ आवर्स की। अब 10⁵ आवर्स कितना लंबा टाइम है, इट्स अ ह्यूज 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 टाइम। हाँ बच्चे, मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, यस sir. सर। Yes. अच्छा, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा है ना। एक बार अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट होल्ड करना। बस बेटे थोड़ी 2 मिनट का टाइम दो मुझे, है ना, फिर स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक समझ में आया तुम लोग के? Yes, sir. जो हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन है और स्पॉन्टेनियस एमिशन है, Yes, इनमें sir. बेसिक डिफरेंस क्या है?
स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन में हमें बाहर से एक फोटोन देना पड़ता है, और जो एनर्जी लेवल होता है वो एनर्जी लेवल कौन सा होता है, इट्स मेटास्टेबल स्टेट। और इस मेटास्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो कितना होता है, 10⁻³ सेकेंड। और जो नॉर्मल एमिशन होता है, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं ना घरों में, या कोई भी बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनमें जो एमिशन हो रहा है वो कौन सा एमिशन हो रहा है, वो एमिशन है तुम्हारा स्पॉन्टेनियस। उसमें एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम होता है 10⁻8 सेकेंड। अब जो ये कॉन्सेप्ट है आपका किसने दिया था, आइंस्टाइन। तो आइंस्टाइन ने कॉन्सेप्ट दिया था 1917 में। और पहली लेज़र की डिवाइस बनने में बहुत टाइम लगा था भाई। और ये टाइम कितना लगा था, 1960s के आसपास पहली लेज़र आपकी बनी थी। सो इट वाज अ वेरी लार्ज लाइफ टाइम, मीन्स अराउंड 40 ईयर्स से ज़्यादा लगे थे किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका डिवाइस को बनने में। और जब ये लेज़र की डिवाइस पहली जो बनी, उसके बाद ऐसा रेवोल्यूशन हुआ कि आज की डेट में हर जगह हम लेज़र्स को देखते हैं, अपने चारों तरफ हमें लेज़र दिखाई देता है। तो जो लेज़र का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे लेज़र्स आज की डेट में अवेलेबल हैं चारों तरफ हमारे, ठीक। और उनके हर लेज़र का अपना एक अलग यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री एंड अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। तो हमें कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ करना है, कौन सी इंडस्ट्री में हमें यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे काम होते हैं। तो अब हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेज़र है उसमें हमें 3 पॉइंट्स पता लग गए। पहला, कि जो लेज़र में पहली प्रोसेस होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है पहली प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। दूसरी प्रोसेस क्या है, आवाज़ आ रही है ना मेरी? Yes, sir. दूसरी प्रोसेस जो है वो क्या आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, हाँ, दैट इज स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, जो एटम है एक्साइटेड स्टेट में वो अपने आप ही कहाँ आता है, ग्राउंड स्टेट पर। कितने टाइम के बाद, 10⁻⁸ सेकेंड के बाद। और तीसरी प्रोसेस होती है आपका स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन जो है हमारा, उसमें एक एक्सटर्नल आपका फोटोन होता है जो इस प्रोसेस को क्या करता है, इनिशिएट करता है। और इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के बाद 10⁻³ सेकेंड, लेकिन कंडीशन क्या स्टिमुलेटेड एमिशन होने की, कि हमारे पास मेटास्टेबल स्टेट होने की, that means it should be there. If it does not having any metastable state in material, then the process of this stimulated emission is not possible. ठीक, 1 मिनट बच्चों वेट करना। मैं तुम्हें अभी दोबारा से कनेक्ट हो रहा हूँ सिस्टम से। 1 मिनट होल्ड करना बच्चों। सर टाइम हो गया। मेरी स्क्रीन आई तुम लोग को, प्रेजेंट हुई? Yes, sir. सर Yes, sir. सर वॉइस गई अब। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. सर आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज ही नहीं। सर वेयर योर साउंड। सर वो यार
अब आई मेरी आवाज़? ओ भाई यस yes, सर। yes, sir. ओके ओके ओके। चलो, स्क्रीन मेरी प्रेजेंट हो रही है? नो सर। No, sir. यस सर। चलो एक मिनट, किसी और ने शेयर, होल्ड होल्ड होल्ड। आ गई स्क्रीन? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आ गई ना अब? दिख रही है, विजिबल है? Yes, sir. यस सर। आगे मास्टर जी। ओके, कौन है मास्टर जी वाला? आहो बालक। चलो ठीक है। ओके, सो वी हैविंग दिस स्टिमुलेटेड एमिशन का कैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं कि सपोज तुम्हारा संडे का दिन है, ठीक। सो तुम लोग बहुत रेस्ट में हो, तुमने कहा नहीं हमें कहीं नहीं जाना घूमने के लिए, आराम से अपना खिड़की पे बैठे हो, चाय पी के अपना टीवी देख रहे हो। तो सडनली तुम देखते हो बाहर तुम्हारा एक फ्रेंड घूमने जा रहा है। तुम्हारा कोई मूड नहीं था खेलने जाने के लिए, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड ने बोला चलो यार खेलने चलना है, एक दिन संडे का मिला है तो आज हमारे पास पूरा दिन है। तो तुमने कहा अच्छा हाँ बात तो ठीक है, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। तो तुमने अपना बैट बॉल जो भी था, जो भी तुम्हें खेलना था, तुम लेके चल दिए। क्या तुम्हारे फ्रेंड ने तुम्हें फोर्सफुली अपनी तरफ खींचा? ऐसा नहीं था। उसने क्या करा, तुम्हारी स्टेट ऑफ माइंड को क्या करा, चेंज करा। ठीक है। तो जब स्टेट ऑफ माइंड को उसने चेंज करा, तो तुम क्या हुए, उसके साथ चले गए, अब दोनों ने जाके खेलना स्टार्ट करा। फिर तुम आगे, तुम्हें दो दोस्त और मिले, तुमने बोला चलो भाई। इसी तरीके से यहाँ मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया। यहाँ पर क्या है, आपका फोटोन ऑलरेडी कहाँ है, एक्साइटेड स्टेट में। तो जब ये फोटोन एक्साइटेड स्टेट में है, तो दूसरा फोटोन जो एटम जो एक्साइटेड स्टेट में है, जो दूसरा फोटोन आता है वो क्या करता है, इसे स्टिमुलेट करता है कहाँ आने के लिए, ग्राउंड स्टेट में आने के लिए। ये देखो ये कहाँ सर आएगा फिर, फोटोन ग्राउंड स्टेट में। हाँ बेटा। सर फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद 10 to the power नहीं, minus 3 सेकंड एब्जॉर्ब के नहीं बाद। होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा बेटे, यही चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। ये एब्जॉर्ब नहीं होगा, केवल क्या करेगा, इसके फील्ड को डिस्टर्ब कर देगा। समझ में आ रहा है? इसके फील्ड के साथ इंटरेक्शन होगा, ये अपना आगे बढ़ गया ऐसे ही। ठीक है। जैसे होता है ना, कहीं पर कहीं तुम गुस्से में किसी को कुछ बोल दो, कई बार क्या होता है कोई दूसरा कुछ बोल रहा है, तुम डिस्टर्ब हो जाते हो, तुम्हें ना धक्का मुक्की नहीं कर रहा, लेकिन कई बार अपनी हरकतों से क्या करता है, तुम लोग को एक्साइटेड या स्टिमुलेट कर देता। तो ये यहाँ पर ये था, ये इस फोटोन ने अपनी कोई एनर्जी नहीं दी, ये अपना चलता रहा इस तरीके से, लेकिन इसने इसके फील्ड के साथ इंटरेक्शन करा जो हायर स्टेट में आपका एटम है, और इसे क्या कर दिया, नीचे आने के लिए इसने स्टिमुलेट कर दिया। अब ये नीचे आ गया, तो जब ये नीचे आएगा तो ये भी क्या करेगा, सेम एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा। अब ये दो आगे जाके फिर नेक्स्ट टू एटम को क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट से कहाँ लेकर आते हैं, ग्राउंड स्टेट में। तो ये हमारा क्या था, स्टिमुलेटेड एमिशन। और फिर क्या होता है, ये टोटल 4 फोटोन हो गए, फिर 4 अगले 4 को करेंगे 8 हो जाएंगे, इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, और फाइनली हमारे पास कितने फोटॉन्स पहुंच जाएंगे, इट्स मिलियन ऑफ फोटॉन्स विद इन अ सेकेंड। लेकिन कंडीशन यही है, स्टिमुलेटेड एमिशन में मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। अगर मेटा स्टेबल स्टेट नहीं है तो आपका एमिशन नहीं होगा। क्लियर हो गया? सर इंटरेक्ट करने के बाद Yes, sir. 10 to the power minus 3 सेकंड के बाद आएगा। हाँ, 10⁻³ सेकंड। देखो इसकी रेंज होती है मेटा स्टेबल स्टेट, 10⁻³ से 10⁻5 सेकंड का होता है। ठीक है, हम 10⁻³ ले रहे हैं, लेकिन कहीं पर 10⁻5 लिखा है तो भी इट्स ओके। ठीक, तो ये रेंज है किसकी, मेटा स्टेबल स्टेट की। तो इतने टाइम तक ये एक्साइटेड स्टेट में क्या प्रोसेस होती है, ऐसा क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे, और भी इसकी टर्मिनोलॉजी अभी इसमें और आनी है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हम उसे कहते हैं। तो वो क्या चीज़ है हम देखेंगे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उनमें। तो अब इसमें देखो, हमने देखा कि जो फोटोन है कहाँ था, एक्साइटेड स्टेट में था, लेकिन इस बार क्या था, इस बार बाहर का फोटोन आया, इसने इसे नीचे लेकर आया, फिर ये कितने हो गए, 2 हो गए, इन दो ने अगले 2 को डाउन में ले आए। तो इसका मतलब जो नीचे आने की प्रोबेबिलिटी थी किसके केस में, स्टिमुलेटेड के केस में, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, कितने नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं आपके एक्साइटेड स्टेट में। अगर एक ही एटम होता तो 2 ही फोटोन निकलते हैं। अभी फिर हमारे पास और भी एटम्स थे, अब इन्होंने अगले 2 को करा, 4 हो गए, अगर इन्हें अगले 4 और मिल गए
तो 8 फोटोन हो गए। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है 2 to 1 वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, नंबर ऑफ एटम्स पे जो एक्साइटेड स्टेट में N2। इसी तरीके से B21 यून्यू फोटोन पे। अब एक फोटोन था, एक ही एटम को इसने क्या करा, नीचे लेकर आया, फिर फोटोन कितने हो गए, दो एटम्स को ले आए, 4 थे तो 4 को ले आए। तो इसका मतलब P21 किस पे भी डिपेंड कर रहा है, आपके कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, यानी एनर्जी डेंसिटी जैसे एब्जॉर्प्शन में हुआ था। तो ओवरऑल P21 कैसे डिपेंड कर रहा है, P21 N2 पे भी डिपेंड कर रहा है और किस पे भी डिपेंड कर रहा है, यू न्यू। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हमने हटाया, नया कांस्टेंट आया, हमने क्या बोला उसे, B21। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या बोला, इट्स B21। तो इस B21 को हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो B12 था एब्जॉर्प्शन का और B21 है किसका, आपका रेडिएशन एमिशन का। तो एमिशन इसका मतलब कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, 2 टाइप के एमिशन होते हैं। कौन कौन सा, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है बच्चों, तो ये दो हमारे पास क्या हैं, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजर। हमारे पास 3 हमने पढ़े, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, दूसरा हमारे पास जो था दैट इज एमिशन ऑफ रेडिएशन, और वो कौन सा था पहला वाला, स्पॉन्टेनियस एमिशन। और तीसरी जो कैटेगरी आई वो थी स्टिमुलेटेड एमिशन, जिस पे बेस्ड है आपका लेजर की वर्किंग। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन पे ही बेस्ड होती है किसकी, लेजर की वर्किंग। अगर स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं है तो लेजर नहीं वर्क करेगा भाई। वो तब लेजर सोर्स किसकी तरह वर्क करेगा, केवल एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स की तरह वर्क करेगा। जैसे हमारे पास नॉर्मली ट्यूब लाइट्स या बल्ब हैं घर में, लेजर लाइट भी उसी की तरह बिहेव करेगी, फिर उसमें लेजर वाली प्रॉपर्टी नहीं रह जाएगी। तो लेजर की प्रॉपर्टी होने के लिए सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है, उसमें क्या होना चाहिए आपका, स्टिमुलेटेड एमिशन। और स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन होने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है आपका मेटास्टेबल स्टेट। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर है। ठीक, तो आज कुछ यहाँ प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, सो कई बार नेटवर्क आ रहा है जा रहा है। तो ये हमारा लेक्चर था, हमने बेसिक्स ऑफ लेजर पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा लेजर की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक, लेजर कहते किसे हैं, ऑर्डिनरी लाइट से किस तरीके से चेंज है, और लेजर में 3 बेसिक फिनोमिना क्या होने चाहिए कि हमें लेजर एक्शन मिले। वो क्या क्या होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन भी होना चाहिए, बट जो मेन पार्ट है वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब मैं एक क्विज तुम लोग का फाइनल में तुम्हें 2 क्विज हैं तुम्हारी टाइमलाइन में मैं भेज रहा हूँ। तो तुम लोग इन क्विज को अटेम्प्ट करना, 5 मिनट का टाइम रहेगा दोनों क्विज को अटेम्प्ट करने के लिए। और तुम लोग अभी जो यू कैन, अब जिसको कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हो। हम अभी फिर, क्योंकि टाइम हो चुका ऑलरेडी, वी आर 8 मिनट हमारे ज़्यादा हो चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता नहीं किसी का वही बहुत अर्जेंट काम अभी होगा, तो समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेजर को आज जाके तुम लोग पढ़ोगे सभी लोग ध्यान से, क्या लेजर है, अपनी तरफ से और चीज़ें देखो क्या क्या हो सकती हैं, क्योंकि अब इन्हें अगले 4 लेक्चर और हमारे पास हैं। तो लेजर को बहुत डिटेल में हमने पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी हम करेंगे। आसान टॉपिक है। तो लेजर्स अभी हमारे पास फिजिक्स में है, एक चैप्टर है यूनिट, जो हमारी मॉडर्न ऑप्टिक्स की जो यूनिट है उसका एक चैप्टर है। तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ें, समझें क्या चीज़ है। बाकी जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे रहेंगे कल हम एक बार उसे क्लियर करेंगे। थोड़ा आज नेटवर्क और कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है इस पर, तो इसलिए कई बार नेटवर्क आना जा रहा है। तो अब मैं तुम्हारी टाइमलाइन में क्विज 3 और क्विज 4 ये मैं कर रहा हूँ, ठीक, ऐसा ही। तो तुम लोग अभी जिसको जाना है वो जा सकता है, बाकी लोग अपना क्विज अटेम्प्ट करें। और अब कोई बाउंडेशन नहीं है, इफ़ यू वांट टू लीव देन यू कैन लीव, बट सभी को अटेम्प्ट करना है जो मैं क्विज भेज रहा हूँ 5 मिनट के अंदर। ठीक, अपनी टाइम स्ट्रीम लाइन में सभी लोग पहुँचो और इन क्विज को देखो।
सर क्विज 4 असाइन कर दिया आपने? ये वो ना। ओके बच्चों, तुम लोग जा सकते हो अब, ठीक है। स्ट्रीम लाइन में तुम्हारे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सभी लोग अपना लीव कर सकते हो। ओके क्विज 4 का पूरा क्वेश्चन नहीं आ ठीक है रहा है। बच्चों। ओके, यू कैन लीव नाउ, यू कैन लीव नाउ। सर क्विज 4 का क्वेश्चन नहीं आ रहा है। हाँ क्वेश्चन हाँ में आ गए होंगे। देखो क्विज चारों मैंने कर दिए हैं स्ट्रीम लाइन में जाके, आ चुके हैं। सर सर ब्लैंक क्विज आ रही है। सर यस ब्लैंक सर। क्विज नहीं सर, देख ओपन तो हाँ करो, सर क्या है? ओपन करो। कौन सी सर वाली ब्लैंक ओपन दिखाई दे करने रही के है? बाद आ रही है फोर्थ हाँ ओपन क्विज। करने के बाद आ रही है ना। हाँ उसमें क्लिक सर वो करोगे तो ओपन अपने करने आप। के बाद ही आ रही है। हाँ उसमें टाइटल ब्लैंक क्विज पड़ा हुआ है, बट वो ब्लैंक नहीं है, ठीक है। सर वो सर उसमें ब्लैंक ही से है अच्छा अंदर ब्लैंक से। है। ऑप्शन 1 लिखा आ रहा है। यस सर। सर जी एक बार खोल लो तो। ओके ओके, मैं दोबारा असाइन कर रहा हूँ, रुको। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, ओके ठीक है। सर। ओके वेट करो, इसको मैं दोबारा असाइन कर रहा हूँ। चलो ऐसा करेंगे, क्विज 4 कल अटेम्प्ट करता है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। अभी मैं तुम्हारी टाइम लाइन में भेजता हूँ, जो देखे उसे अटेम्प्ट कर लेना, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इसे। ओके ओके सर। चलो ठीक। अब चेक कर लेना बच्चों, आ गई होगी, ठीक है। अब देख लेना बच्चों, क्विज 4 आ गया होगा, ठीक है। ओके यू कैन लीव नाउ।